नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी के पाठ नंबर 3 राजस्थान अध्ययन का, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम कल के कुछ एक बातों को याद कर लेते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ी थी इतिहास, राजस्थान का इतिहास। तो हमने उसमें पढ़ा था कि महाकाव्यकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। तो हमने जाना था कि महाकाव्यकालीन सभ्यताएं थी जांगल, और एक थी मरुकांतार, एक थी मत्स्य और एक थी सूरसेन। ये थी महाकाव्यकालीन। फिर था उत्तर मौर्यकालीन कौन कौन सी थी। तो हमने किया था यम की, मौर्यों के बाद में कौन आए थे, यम आए थे। तो उत्तर मौर्यकालीन थी यौधेय, अर्जुनायन, मालव और शिवी। उसके बाद में है कि राज्य के जो अन्य अपनों को क्षेत्र दिए गए थे, उनमें कौन कौन से क्षेत्र थे। उनमें क्षेत्र दिए गए थे, जैसे कि दिया हुआ था हमें माड़, मारवाड़ और शेखावटी, मेवात, ढूंढाड़, मेवाड़, और दिया हुआ था हमें हाड़ौती और वागड़। तो आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं, इतिहास जानने के स्रोत। तो हम इसमें एक एक लाइन को पढ़ते चलेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके अगला चैप्टर है, जिसमें हम सभ्यताएं पढ़ेंगे। इसमें हमें केवल स्रोत के बारे में जानना होगा। तो स्रोत हमें बताए जाते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन में हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्य 2 भागों में विभक्त किया गया है। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि इतिहास जानने के स्रोतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इतिहास जानने के स्रोतों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। कौन कौन से स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो अभी हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं। इसके बारे में भी आगे प्रश्न दिया गया है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत दिए हुए हैं, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में दिया गया है कि प्राचीन काल के वो अवशेष, वो बची हुई चीज़ें जिनसे हमें किस जगह हुआ या कब वो घटना हुई, उस घटना के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो हो गए पुरातात्विक स्रोत। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। कि इसमें क्या क्या शामिल होगा पुरातात्विक स्रोत में, वो होगा अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ। जो भी चीज़ें हमें उत्खनन से मिल रही है वो सब शामिल है। अब उत्खनन से हमें कैसे कैसे क्या क्या मिल सकता है। तो हमें उत्खनन से मिल सकता है शिलालेख, कि भाई शिलालेख से हमें पता लग जाएगा कि भाई शिलालेख यानी कि जो शिलाओं पे लेख लिखा गया है कि किसने लिखा, कहाँ लिखा, किसके बारे में लिखा जाए, या राजा रानी के बारे में हमें पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ है वो है मुद्रा। मुद्रा से भी हमें ज्ञात होगा कि किस राजा के समय की है, कितनी पुरानी वो मुद्रा है। दूसरा आ गया स्मारक, कि हमें स्मारक से भी पता लग जाएगा कि किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया, क्यों बनवाया। शिलाएँ, कि भाई पहले लोग पत्थरों पे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, तो शिलाएं भी आ गए पुरातात्विक स्रोत में। और मृदभांड आ गए। मृदभांड, शिलाएं, मुद्रा, इन सभी किन चीज़ों के बारे में पता लगता है कि उन लोगों की कला के बारे में पता लगता है कि वो किस तरीके से चीज़ें बनाते थे। मुद्रा से हमें क्या पता लगता है कि किस तरीके की मुद्राएं थी, राज्य की शक्ति कैसी थी, कि भाई कितनी मुद्रा मिली है उसके हिसाब से। और अगला जो दिया गया है वो हमें दिया गया है अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, शिलालेख यानी कि पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिला यानी कि पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में बड़ी खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिले। कि अभिलेख क्या क्या हो गए कि जो शिलालेखों पर या पाषाण शिलाओं पर स्तंभ हो गए, जैसे कि हमें अशोक के भी स्तंभ पे रिलेटेड कुछ अभिलेख मिलते हैं। भवनों पर भी लिखे हुए होते हैं। गुफा की दीवारों में, गुफा अब नहीं, प्राचीन काल से प्रचलित है कि गुफा की दीवारों पर भी लिखे हुए मिलते हैं, जैसे एलोरा की गुफा भी है। मूर्ति और प्रतिमाओं पर भी लिखा हुआ मिलता है। स्तूप, मठ, तालाब और खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों में। तो अगला जो हमें दिया गया है अभिलेखों की उपयोगिता। अभी हम पढ़ेंगे अभिलेखों की उपयोगिता। तो क्या है अभिलेखों की उपयोगिता। हमें इसमें दिया गया है कि ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं, कि इनकी शैलियाँ किस प्रकार की, गद्य भी है और पद्य भी है। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियाँ, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। कि हमें अभिलेखों में क्या क्या मिलता है
कि राजा कौन था, उस पर कौन कौन लोग आश्रित थे, उसकी रानी कौन थी, राजकुमारी कौन थी, सामंत कौन थे, इन सब के तो नाम मिलते हैं। और कौन सी घटना कब हुई इसकी तिथियाँ मिलती है, कि वो शासन में किस प्रकार के कार्य करवाता था ये हमें ज्ञात होता है, और वो किस प्रकार की आज्ञा देता था या कोई काम कराता है तो किस प्रकार की चीज़ें करता था, तो ये हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। हमें पता लगता है कि उस राजा के टाइम, उस शासक के टाइम किस टाइम की सामाजिक स्थितियाँ थी, कि हम देखें कि औरतों का स्तर किस प्रकार से था, कि जो हम अभी वर्तमान में कहते हैं या फिर जो हम कहते हैं कि जो अ, हमने वर्ण व्यवस्था की हुई थी पुराने काल में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी किस प्रकार की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, कि इसमें केवल राजा का बेटा ही राजा बनता था या फिर उनकी शक्ति पर उनके कर्म क्या आधारित था, धार्मिक स्थिति क्या थी, कि कौन सा धर्म ज़्यादा प्रचलित था, संस्कृति किस प्रकार की थी। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि प्रशस्ति क्या है, आगे प्रश्न दिया भी हुआ है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक बयाना प्रशस्ति, तो बयाना प्रशस्ति में हमें क्या ज्ञान हुआ था, शूरसेन साम्राज्य के बारे में हमें पता लगा था, किसमें, बयाना प्रशस्ति में। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रमुख अभिलेख। अब हमें कुछ एक अभिलेखों के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में ऊपरी रूप से दिया गया है कि कौन सा अभिलेख किसके लिए था। तो नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला, किराड़ू, नांदसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से नाम आए हैं, नगरी, कंसवा, गटियाला, किराड़ू, नांदसा, बरनाला का यूप लेख, सामोली, इन सब से। और आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख में हमें किसकी जानकारी दी गई है, प्रतिहारों की। बिजोलिया शिलालेख में हमें दी गई है चौहानों का इतिहास महत्वपूर्ण दिया गया है। आगे लाइन इंपॉर्टेंट है कि चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, कि घटियाला अभिलेख से हमें किसके बारे में ज्ञात होता है, प्रतिहारों के, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों का इतिहास, और चिरवा का अभिलेख किससे संबंधित है, रावल समर सिंह से संबंधित है। आगे हमें दिया गया स्मारक। स्मारक इस प्रकार से है, तो स्मारक में हम पढ़ते हैं राजस्थान की विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है, कि राजस्थान में मुख्यतः स्मारक किन्हें कहा गया है, जो दुर्ग थे उन्हें स्मारक बताया गया है। राजस्थान में मुख्यतः स्मारक दुर्ग ही हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। ये दुर्गों के नाम दिए गए हैं कुछ मुख्य दुर्गों के। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक में ही आते हैं। कि जैसे रानी जी की बाव होगी, चांद बावड़ी जो कि आबा निर्दोषा में है, ये सब भी किस में आते हैं, स्मारक में ही आते हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी कराते हैं। कि इन स्मारकों से हमें पता लगता है कि उस टाइम की कला किस प्रकार की थी, कितनी डेवलप्ड थी उस टाइम की कला। वहाँ पे धार्मिक विश्वास किस तरीके थे, कि लोगों में विश्वास कौन से धर्म में ज़्यादा था, या कितने लोग इस धर्म में थे, दूसरे लोग दूसरे धर्म में थे, कि वो पूजा किस तरीके से करते थे, उपासना किस तरीके से करते थे, कितने समृद्ध थे वो लोग। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, मुद्रा यानी कि सिक्के ही हैं, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता लग सकता है, कि उस टाइम की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी। अब धार्मिक स्थिति का कैसे पता लगेगा, कि अगर कोई धर्म ज़्यादा प्रचलित है तो उस सिक्के के ऊपर उस धर्म का आ जाएगा चिन्ह। और आर्थिक स्थिति कैसे है, कि अगर हमें उसके अधिक मुद्राएं मिल जाएंगी। तो राजनीतिक स्थिति कैसे, कि एक ए राज्य है उसकी मुद्राएं बी राज्य में भी मिल रही है और सी राज्य में भी मिल रही है, तो वो क्या चीज़ हो गई, राजनीतिक स्थिति के बारे में ज्ञात हो गया। आगे हमें दिया गया है मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। कि अगर सोने के सिक्के हैं तो वो ज़्यादा समृद्ध होगा, लोहे के हैं तो वो कम समृद्ध होगा, इस तरीके से हमें ज्ञात होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक थे, तो सिक्के किसके सूचक थे, सूचक थे कि राज्य और शासक की शक्ति के सूचक थे। अब हमें कुछ नाम दिए गए हैं, कि आहड़, रेंठ, विराट, रंगमहल, सांभर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के
और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान आदि गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे बर्तन और कलाकृतियाँ। बर्तन हमें किस बारे में बताते हैं कि उस समय की कलाकृति का ज्ञान कैसा था लोगों में, कि बर्तन जो है वो अधिक कलाकृति का मतलब लोगों में कला का अच्छा ज्ञान था। अगर बर्तन एकदम साधारण मतलब लोगों में कला का कम ज्ञान था। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष यानी कि गोखड़ों की कारीगरी भी देखने में मिल आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों में कला व कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। फिर आगे एक नाम दिया है गणेश्वर। गणेश्वर जो कि कहाँ पर है, नीम का थाना सिक्कर में है, कि ताम्र संस्कृति के अवशेष हैं। जोधपुरा जो जयपुर में है, नोह भरतपुर में है। इन से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड। पूछें कि जोधपुरा और नोह से कैसे मृद भांड मिले हैं, तो काले और लाल मिले, ये हमें याद रखना है। आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो गणेश्वर में क्या है, ताम्र संस्कृति के अवशेष हैं। जोधपुरा और नोह में काले और लाल मृद भांड है। आहड़ और गिलुंड से कौन क्या प्राप्त है, प्रस्तर प्राप्त है, और फलक, प्रस्तर फलक प्राप्त है। इनसे में क्या क्या होता है, कला कौशल के बारे में। आगे हमें बताया गया है ताम्रपत्र। इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो राजा और दान देते थे वो इन ताम्रपत्रों पर ही लिखवाते थे। फिर आगे दिया गया है तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं, कि तांबे का एक कोई पत्ता है उसके ऊपर खुदवाए गए हैं अक्षर, हो गया ताम्रपत्र। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। याद रखना है, दान पत्र और ताम्रपत्र एक ही बात है। इनसे हमें शासक, कला, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता लगती है। कि अगर मान लो राजा ने कुछ दान दिया है तो कहेगा कि मैंने इतनी भूमि दान की, तो हमें भूमि कहाँ दान की थी, किस लिए दान की थी, किस धर्म को दान की थी, किस पर्व पे दान की थी, भाषा लिखी होगी उस समय भाषा का ज्ञान होगा। राजा लिखा हुआ है उसके बारे में समय से भी ज्ञान होगा। शासक कौन था उसका ज्ञान होगा। भूमि किस प्रकार की थी वो ज्ञान होगा। और दान भी, हमें दान के प्रकार के बारे में भी ज्ञान होगा कि दान किसके लिए दिया गया, शिक्षा के लिए दिया गया, धर्म के लिए दिया गया, या फिर किसी जो जाति पिछड़ी है या जो वर्ग पिछड़ा हुआ उसको आगे करने के लिए दान दिया गया है। तो हमें इन सभी के बारे में पता लगता है। फिर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत अब हम पढ़ते हैं। ये तो इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतिहास जानने में इतिहास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि जो बाद वाला आधा पार्ट होता है ना, वो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानाकृत पृथ्वीराज विजय, एक आता है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है, वो है चंद्रवरदाई की। किसकी है पृथ्वीराज रासो, वो है चंद्रवरदाई की। पेपर में पूछते हैं पृथ्वीराज विजय, बच्चे करके आ जाते हैं पृथ्वीराज राजो नहीं, पृथ्वीराज विजय है जयानक की। कैसे, जय जयानक, तो पृथ्वीराज विजय जयानक। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कि पृथ्वीराज विजय किससे रिलेटेड है, चौहानों से है, चौहानों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसकी है, नयन चंद्र सूरी के है। से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय और उस समय के सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कि हमीर महाकाव्य में क्या पता लगता है, चौहानों के इतिहास के बारे में पता लगता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी, आक्रमण किया था, उसके बारे में ज्ञात होता है। उस समय में सामाजिक धार्मिक स्थिति कैसी थी ऐसा याद होता है। तो रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो वहाँ का राजा कौन था, वो था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। इसकी पत्नी और बेटी जल जौहर करते हैं। तो राजस्थान में पहला जल जौहर भी यही है, राजस्थान का पहला जौहर भी यही है, जो होता है 1301 के अंदर। फिर है राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, जो कि किसकी है, चंद्रवरदाई की। अचलदास खिंचरी वचनिका, पद्मनाभकृत कानरदेव प्रबंध, कानरदेव प्रबंध किसकी है, पद्मनाभकृत। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। कि पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंचरी वचनिका, पद्मनाभ ने कौन सी रचना की, कानरदेव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह के द्वारा क्या कृत है, दलपत विलास।
जग्गा खिड़िया के द्वारा वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ख्यात विषय साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। कि ख्यात जिन्हें कहते हैं ना, ख्यात में क्या आता है कि जो राजपूत राजवंश थे उनकी स्थापना, उनके वंशक्रम, उनके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन होता है। नैन्सी रिख्यात जो कि मोर्नौत नैन्सी द्वारा लिखित है। बांकीदास रिख्यात, दयालदास रिख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फिर आगे दिया गया है फारसी उर्दू तारीखों, तारीख यानी कि तारीख, फारसी उर्दू में तारीख यानी कि तारीख, फारसी उर्दू तारीखों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉडक्रिथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और एक और किताब है इसकी पश्चिम भारत की यात्रा, ऐसे भी नाम आ सकता है, जर्नी टू द वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजपूताना ऑफ इंडिया। तो पश्चिम भारत की यात्रा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड की, और इसकी किताब के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिशन का वंश भास्कर किसकी है? सूर्यमल मिशन की है। सूर्यमल मिशन है या सूर्यमल मिश्रण है, एक ही बात है। और ये कहाँ का था? बूंदी का था। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद किसके द्वारा कृत है? कविराज श्यामल दास की। ये लैब असिस्टेंट 2022 में भी क्वेश्चन आया था कि वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, कि मारवाड़ राज्य का इतिहास किसका है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ का है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने बहुत इतिहास लिखा। अगर हमें इतिहास को जानना है तो हम इनकी किताबें पढ़ सकते हैं, जिनमें किस किस का इतिहास दिया हुआ है। जैसे कुछ दिए हुए हैं, उदयपुर का इतिहास, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन्होंने इन सभी के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वीर विनोद मैंने बताई, जो श्यामल दास की है, ये कितने पार्ट में है? ये है 4 पार्ट में। इसके पार्ट कितने हैं? इसके 4 पार्ट है वीर विनोद के। अब कर्नल जेम्स टॉड, नीचे फोटो दिखाया, कर्नल जेम्स टॉड की हमने 2 किताबें कौन सी पढ़ी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और अ जर्नी ऑफ वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। और महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा का हमने कौन कौन से पढ़ा? हमने पढ़ा उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का इतिहास। और कविराज श्यामल दास की हमने रचना पढ़ी वीर विनोद, जिसके पार्ट थे 4 पार्ट थे। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो पहले हम इसकी शब्दावली पढ़ लेते हैं कि अभिलेख क्या है। अभिलेख है ताम्रपत्र, पत्थर या कोई शिला है या स्तंभ है आदि पर खुदा हुआ लेख है अभिलेख। उत्खनन है खुदाई, कि जो हम खुदाई करते हैं उसमें से जो चीज़ निकल रही उसे उत्खनन कह रहे हैं। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, मृद यानी कि मिट्टी, भांड यानी कि बर्तन, तो मृद भांड मिट्टी के बर्तन। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो वंश भास्कर के लेखक है कवि श्यामल दास। सूर्यमल मिश्रण की हमने कोई रचना पढ़ी, सूर्यमल की रचना भी पढ़ी थी। दयालदास की दयालदास ख्यात पढ़ी थी हमने। नैन्सी की ख्यात पढ़ी थी। सूर्यमल मिश्रण की हमने पढ़ी थी वंश भास्कर। सॉरी, इसमें क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया। वंश भास्कर है रचना सूर्यमल मिश्रण की, श्यामल दास की है वीर विनोद। हमें यही ध्यान रखना है पेपर में, हमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए भी हमारा ध्यान कहीं और होता है कि हम उत्तर गलत कर देते हैं। अगला दिया गया है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? तो प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्ण ब्लैंक का शिलालेख रावल समर सिंह की जानकारी देता है। तो समर सिंह की जानकारी कौन सा देता है शिलालेख? चिरवा शिलालेख देता है। अब हमें क्या पता लगा है कि ये किस भाषा में है? संस्कृत में है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और कल हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, जिसमें हम चौथे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हमें दी गई कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। वीडियो पसंद आई, कुछ जानने को मिला इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।